नमस्कारम दोस्तों, क्या हाल है। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि बढ़िया ही हो। भी विश्व के अंदर जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लगातार इस प्रकार के परिवर्तन चल रहे थे जिसके अंदर सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तो इनके अंदर तकनीक की क्या भूमिका थी। तकनीक बोलते हैं टेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी की कोई भूमिका थी या नहीं थी। अब हमें ये पढ़ना है कि इसके अंदर तकनीक की कोई भूमिका थी या नहीं थी। तो ये तो देखो स्पष्ट और निश्चित रूप से बात है कि टेक्नोलॉजी के बिना जो है वो परिवर्तन तेजी से नहीं होता। परिवर्तन हो सकता है लेकिन बिना तकनीक के परिवर्तन तेजी से हो सकता नहीं है। तो ये तो यहां भी संभव है कि तकनीक तो थी और उसके कारण परिवर्तन हो रहा था, कि बिल्कुल तकनीक की परिवर्तन के अंदर भूमिका थी ही थी। जैसे सबसे पहले एक तो जहाज बड़े बनने चालू हो गए। जैसे जैसे तकनीक आई जहाजों का जो है रूप बढ़ गया, ठीक है। उसके अलावा रेलवे जो है वो सुदृढ़ हो गया, भी रेलवे जो है उसका विकास तेजी से होने लग गया। ये सब हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब ये दोनों तेज होंगे तो जो माल है वो जल्दी नहीं पहुंचेगा क्या, यानी जो माल था वो कम पैसों के अंदर जो है वो बाजार में पहुंचने लग गया। लागत कम हो गई, समय लगना भी कम हो गया, समय लगना भी कम हो गया। और यहां तक कि लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा, लोगों का जीवन का स्तर भी सुधरा। कैसे सुधरा उसकी बात भी हम करेंगे एक उदाहरण के द्वारा। यानी आप अगर हम ये देखें कि तकनीक की भूमिका थी तो निश्चित रूप से तकनीक की भूमिका थी। तकनीक की भूमिका से ये मान लो कि एक बैलगाड़ी है, एक तो हम उसमें हमें जाना हो कहीं, जैसे मान लो अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो बैलगाड़ी में जो समय लगेगा क्या वही समय कार में थोड़ी लगेगा, या ट्रक में वो समय थोड़ी लगेगा। तो ट्रक जाएगा वो जल्दी जाएगा, बैलगाड़ी धीरे धीरे जाएगी। ठीक वही यहां पर हुआ कि पहले 10 बोरी ले जाने वाला अगर जहाज था एक बार मान ले, तो इन्होंने इतने बड़े बनाए जिसमें 100 बोरी जा सकती थी, तो इससे सामान ज्यादा पहुंचेगा। प्लस में बाजार के आसपास में परिवहन मजबूत हो गया तो उससे कम समय में सामान जाने लग गया, लागत कम हो गई, समय बचने लग गया, और उसके साथ साथ लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा। लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार सुधरा भाई, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक उदाहरण से समझेंगे कि चलो ठीक है भाई, बड़े जहाज बनाए, तकनीक से आप बात सही कह रहे हो कि विश्व की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ और काफी चीजें आसान हो गई, लेकिन लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार सुधरा ये समझ में आ रहा नहीं। इसको समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से, कि अगर आप 1870 के आसपास की बात करेंगे, 1870 के आसपास, तो उस समय जो यूरोप है इसके अंदर जो मांस के लिए जानवर भेजे जाते थे, खाने के लिए, मतलब मांस के लिए जो जानवर भेजे जाते थे उनको क्या किया जाता था भाई, बड़े बड़े कंटेनरों में डाल दिया जाता था। कंटेनर समझ बड़े बड़े तो बड़े बड़े जहाज कमाए आएगा ना बे, कंटेनरों में इनको डाल दिया जाता था। कोई जिंदा जानवरों को, जैसे मान लो एक कंटेनर में 100 जानवर डाल दिए, समझने के लिए मान लो कि एक कंटेनर में 100 जानवर डाल दिए, और इन जानवरों को क्या किया जाता था, वहां पर यूरोप के लिए रवाना कर दिया जाता था। अब आपको पता है यात्रा ऐसे तो है नहीं कि आज गए आज निकले और सुबह पहुंच गया भाई, टाइम लगता था कई कई बार 10 दिन 20 दिन। अब इन 10-20 दिनों में क्या होता था कि कुछ जानवर तो रास्ते में मर जाते हैं, कुछ जानवर इतने बीमार हो जाते हैं वो खाने के लायक नहीं रहते। अब वहीं पर वो आपको पता भी मल मूत्र त्याग कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, तो इससे क्या है, बीमारियां भी चालू हो गई संक्रामक, यानी इनके अंदर बीमारियां फैलनी भी चालू हो गई। यानी खुद तो बीमार हो गए जब उनको वैसे नहीं खा सकते, और कुछ में बीमारियां हो गई, मतलब वो जीवित है पर बीमारियां हो गई तो उनको वैसे नहीं खा सकते, कुछ मर गए। तो ऐसे मान लो कि 100 निकले तो यहां पर मान लो कि 70 ही पहुंचते थे, और जो है 30 जानवर वो बीच में वेस्ट हो जाते थे, उनको वो कोई काम नहीं आते थे, उनको ऐसे ही फेंक दिए जाते, जो भी करते थे कर लेते थे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 1870 तक का क्या सिस्टम था कि मांस के लिए जो जानवर की जरूरत पड़ती थी यूरोप में जो भेजे जाते थे, उनमें से क्या होता था, कुछ मर जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ को इस प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, उनको खा नहीं सकते थे, कुछ का वजन इतना कम हो जाता था कि उनको नहीं खाते थे, बीमार समझ लेते थे। यानी कहने का मतलब ओवरऑल मतलब यही है कि इतने जानवरों को साथ भेजा जाता था तो उनमें से कुछ जानवर जो हैं वो खराब हो जाते थे, उनको खाने योग्य वो नहीं रहते थे, इसलिए उनको खाया जाता नहीं था। कुछ मर जाते थे तो उनको वैसे नहीं खाया जाता था, कुछ में खुद में बीमारी हो जाती थी इसलिए उनको खाया जाता नहीं था। तो इसलिए जानवर 70 बच गए। अब 70 बच गए तो इनकी डिमांड बढ़ेगी भाई। तो ये स्थिति थी कि गरीब जो व्यक्ति थे वो उस समय मांस खाना उनके लिए जो है अफोर्डेबल नहीं था। अफोर्डेबल का मतलब समझोगे, हिंदी में क्या बोला है अफोर्डेबल है, पहुंच से बाहर था। यानी कोई भी जो है गरीब व्यक्ति था वो मांस खाना जो है
वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी उसके पहुंच के बाहर था, इतना महंगा जो है वो मांस मिलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रेफ्रिजरेटर आ गए। रेफ्रिजरेटर देख गया ना, समझ गया ना, जी आइसक्रीम वगैरह रखी रहे, जाओ दुकान पे आइसक्रीम लेना है तो एक बड़ो को नहीं डी फ्रीज बोला मैंने, उस प्रकार के रेफ्रिजरेशन आने चालू हो गए थे। इन्होंने क्या किया, अब जानवरों को यहीं पर, जैसे मान लो 100 जानवर है, इनको यहां पर काटा और यहीं पर इनका अब जानवर नहीं जा रहे थे, अब सिर्फ जानवरों का मांस जा रहा था, उनको रेफ्रिजरेशन में रखा और सीधे वहां पहुंच गए। तो अब आप बताओ, 100 जानवर जो हैं उनको काट दिया, उनका मांस बनाया, रेफ्रिजरेशन में रख दिया, अब वो खराब तो होंगे नहीं, वो सीधे के सीधे कहां जाते थे, यूरोप को जाते थे। अब पहले 70 ही पहुंच रहे थे, अब 100 पहुंच रहे थे, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी। अब जब संख्या ज्यादा होती है तो महंगाई कम होती है, यानी उसका पैसा जो है वो कम होता है, तो मांस का जो पैसा वो कम हो गया, और गरीब लोग भी जो है अब मांस को जो है वो अफोर्ड कर सकते थे, यानी अब उनकी पहुंच में आ गया था। अब आपको पता, अगर मांस खाएंगे तो उनके अंदर जो है वो उनकी शारीरिक गुणवत्ता जो है वो बढ़ गई थी, शारीरिक श्रम की जो क्षमता है वो बढ़ गई थी, यानी अब वो पहले से ज्यादा जो है वो ताकतवर हो गए थे। यानी इससे हमें पता चलता है कि तकनीक की कितनी बड़ी भूमिका होती है लोगों के जीवन के स्तर को सुधारने के अंदर, लेकिन यह डिपेंड करता है कि हम तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। किसी भी कार्य का, अपन कोई भी कर्म करें, उसका जो उद्देश्य है वही निश्चित करता है कि हमारा कार्य सही है या गलत है। अगर आप कोई कार्य जो गलत तरीके से दिख रहा है परंतु उसका उद्देश्य सही है तो वो कार्य ऑटोमेटिक सही हो जाता है। उद्देश्य है वही कार्य को डिसाइड करता है, आपके कर्म को डिसाइड करता है कि वो सही है या गलत है। जैसे श्री महाभारत के अंदर जो है श्री कृष्ण जो है उन्होंने छल का प्रयोग किया था ना, 3 योद्धाओं को मारने के लिए, भीष्म को और अंगराज कर्ण को और गुरु द्रोण को। लेकिन उस छल का जो उद्देश्य था वो धर्म था, यानी धर्म के बचाव के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, छल का प्रयोग किया था। तो उनका कर्म तो गलत था लेकिन उद्देश्य सही था। तो उद्देश्य ही निर्धारित करता है। ये सब जो ये घटनाएं होती हैं वो ये नहीं कि मतलब यहाँ जचगीर होगी, इन सब घटनाओं के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि वो हमें सीख देने के लिए होती है, कि हम वहां से सीख जाएं कि हमारे जो भगवान है वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो वो हमें यही बताना चाहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका उद्देश्य निर्धारित करेगा, उसका उद्देश्य निश्चित करेगा कि आपका कर्म क्या सही है या गलत है। तो जब इनकी जो तकनीक है, इनकी तकनीक के इनके ये फायदा हुआ कि इनका जो गरीब व्यक्ति है अब वो भी जो है वो धीरे धीरे मांस का सेवन करने लग गया, जिससे कि उसका जो शारीरिक बल है वो बढ़ने लगा, उनका जीवन का जो स्तर है वो स्तर सुधर गया। तो इस प्रकार जो है वो तकनीक की भूमिका जो थी वो बिल्कुल अर्थव्यवस्था के सहयोग के अंदर थी, उसके अंदर सकारात्मकता का काम कर रही थी। अब हम बात करेंगे 19वीं सदी के अंदर जो है आखिर में मान लो उपनिवेशवाद की स्थिति क्या थी, या उपनिवेशवाद बढ़ रहा था या घट रहा था या क्या हो रहा था। उपनिवेशवाद का अर्थ है कि गुलाम बनाना, कि किस प्रकार से और देश हैं वो 19वीं सदी के अंदर और देशों को गुलाम बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, या उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब हमें इसके ऊपर विचार करना है। हमने बात कर ली कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा था, देश एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन वहीं पर हमने पढ़ा था कि औपनिवेशिक क्षेत्र भी थे जिसमें भारत था, अफ्रीका था। तो यही बात करेंगे इसके अंदर कि वो उपनिवेशवाद की स्थिति बढ़ रही थी, घट रही थी, या एक न्यूट्रल थी कि ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। तो अगर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे तो जैसे हमने बोला था इन सब की जो नींव थी वो ब्रिटेन थी, यानी यूरोप था। भाई ये क्या कर रहा था, अपने फायदे के लिए ही तो कर रहा था ना, तो ब्रिटेन यानी यूरोप था। तो ये क्या कर रहा था, इसके दिमाग में एक चीज आ गई कि अपने पास तो जैसे खेती करने के लिए भी जगह नहीं है ना, और हमने क्या किया, इसने पहले ही भारत को अमेरिका को गुलाम बना लिया था, वहां से पैसा आना चालू हो गया था, फिर भारत को भी बना लिया था। तो इसको ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम अन्य देशों को जीत लें, जितने देशों को हम जीतेंगे और अपने अंडर में करते जाएंगे, उन सब की अर्थव्यवस्था को हम क्या करेंगे, अपने अंदर समाहित कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, इसको अगर आप अपनी भाषा में समझाऊं तो अगर मैंने एक देश पे कब्जा कर लिया तो उसके जितने भी संसाधन है वो मेरे, वहां का जो व्यापार है वो मेरा, तो मेरी अर्थव्यवस्था तो कम है लेकिन मैं उनके पैसे को अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ लूंगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। इधर इस देश के जोड़ लूंगा तो और हो जाऊंगा, फिर उस देश के जोड़ लूंगा तो और हो जाऊंगा। तो यानी इन्होंने ये दिमाग लगाया, ब्रिटेन ने, यूरोप ने, कि हमें क्या करना है, जितने देशों को अपने अधीन कर सकते हैं
उनको अपने अधीन करना है, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है उनको हम अपने अंदर समाहित कर ले। और उसका एक शिकार बना था, वो बना था अफ्रीका। अफ्रीका का हमें पढ़ना भी पड़ेगा कि अफ्रीका की भी ऐसी स्थिति क्यों हुई थी, अफ्रीका किस प्रकार से गुलाम हुआ था, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी सी क्या इंटरेस्टिंग है कि अफ्रीका की क्या स्थिति थी उस समय। अफ्रीका मस्त मौला लोग जो होते हैं ना, उनका देश था। कैसे था उसको पढ़ेंगे हम इस प्रकार से कि 1885 के अंदर जब यूरोपीय ताकतों ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, तो इन्होंने क्या किया, बर्लिन में बैठकर एक बैठक की थी। बर्लिन एक जगह है, वहां पर बैठकर इन्होंने बैठक की थी 1885 के अंदर। यूरोपीय जो ताकतें थी वो यहाँ पहुंच चुकी थी अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका भी जो समृद्ध देश था, वहां पर हीरा खेती वगैरह करने के लिए अच्छी जगह थी, उद्योग लगा सकते थे, तो ये भी यहाँ पहुंच गए थे। और अब यूरोपीय ताकतों ने सोचा कि हमारे आपस के अंदर क्या लड़ाई ना हो, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, बैठकर एक बात कर लेते हैं। तो 1885 में क्या हुआ, बर्लिन के अंदर जो है यूरोपीय जितने भी लोग थे, यूरोपीय ताकतें तो थी उसमें, यानी यूरोप के जो ताकतवर देश थे, उन्होंने क्या किया, बैठकर बर्लिन में बात की। और एक बार मान लो सही नहीं है, या मान लो कि ये अफ्रीका का नक्शा एक बार, तो इन्होंने क्या किया, जहां पर मन किया कि एक लाइन यहाँ की दी, इसने कहा ये मेरा तो ये मेरा, एक लाइन इसने गिनती की यहाँ ये मेरा तो ये मेरा, एक ताकत ने कहा ये मेरा तो ये मेरा, एक ने कहा कि ये मेरा तो ये मेरा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अफ्रीका का नक्शा लिया और जिसको मन किया कि ये इतना क्षेत्र में लूंगा तो उसने वो रख लिया, किसने कहा इतना क्षेत्र में लूंगा तो उसने वो रख लिया। यानी अफ्रीका के मानचित्र पर लाइन खींच खींच कर जो है वो अपना क्षेत्र है उसको ले लिया और उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन समस्या क्या हुई, वो अब हुई कि ये आ गए, यूरोपीय ताकतें आ गई अफ्रीका को लूटने के लिए, और उन्होंने क्या किया, यहां पर उद्योग लगा दिए। अब आप उद्योग लगाओ, आप कोई भी व्यापार करो, उसमें आपको श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना श्रमिकों के, मजदूरों के काम कौन करेगा, भूत थोड़ी करेगा, प्रेत थोड़ी करेगा, आदमी काम करेगा। अब श्रमिक नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, अब अफ्रीका के अंदर इनको श्रमिक ही नहीं मिल रहे थे। क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे वो थे मस्त मौला, एकदम यहाँ शानदार मजा से रहना रहा। कैसे, इनको पता ही नहीं था कि वेतन के ऊपर काम भी हो सकता है, यानी वेतन के लिए काम भी हो सकता है। यानी इनको ये नहीं पता था कि हमें ये हो सकता है कभी कि हमें सैलरी मिलेगी काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके पास अपनी दो चीजें थी और उनमें मस्त थे। एक, खेती करने के लिए खेत था, दूसरा जो पशु थे उनको चराने के लिए इनके पास पशु थे। यानी ये अपने मस्त थे, बढ़िया खेती करते और बढ़िया पशु चराते और अपने घर पर रहते, मजा करते। इनकी इतनी जिंदगी थी, इससे बढ़िया जिंदगी क्या थी, कोई दिमाग के अंदर टेंशन को नहीं, सुबह करके गया, आपका जानवर ले गया, खेत में ले गया, बड़े खेती कर लिया, पाछा आ गया, आराम से घर तान के चादर और सो गया। इनको पता ही नहीं था कि हम किसी के नीचे काम कर सकते हैं, हमें सैलरी के लिए काम मिल सकता है। तो जब इनको यहाँ जो गए थे वो ताकतें, उन्होंने कहा कि भाई आपको हमारे लिए काम करना था। बोले क्यों, आपा अपनी मस्त जिंदगी जी रहा, आपा के लिए काम कौन करा, आपने बढ़िया जिंदगी पिस्सा के लिए मैं काम कर, आपनो काम बढ़िया चल रहा, एकदम मक्खन बरगो, अपनी आई जिंदगी है और अपने को यही अच्छी लगती है, इसलिए हमें जो है किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, हम इसी प्रकार से काम करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अब जब कोई आदमी मानता नहीं है तो दो ही काम होते हैं, पहला लालच दो, सही है ना, प्यार से बुलाणो बोल दो, और दूसरो दंड दो, यानी डराओ। अगर इससे काम चल जाए तो इसकी जरूरत क्यों है, और इससे चल जाए फिर अगर ये नहीं चल रहा तो फिर ये तो लगाना पड़ेगा। यानी जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन की जरूरत क्यों है, और अगर दुश्मन बनाना है तो फिर हमें डराना तो पड़ेगा। तो इन्होंने पहले इनको लालच दिया कि ऐसा काम करो, आप हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो आप में ये आ जाएगा वो आ जाएगा। इनकी अंग्रेजों की आदत थी, यूरोप वालों की आदत थी कि किसी न किसी प्रकार से लालच दो, पर इससे काम चला नहीं, क्योंकि वो अपने आराम से कंफर्टेबल रह रहे थे, उनको इनसे मतलब नहीं था। तो फिर इन्होंने इनको डराने का तरीका निकाला और इन्होंने यहाँ पर दो कानून बनाए। कितने कानून बनाए, दो कानून बनाए। कहां पर बनाए दो कानून, इन्होंने दो कानून बनाए अफ्रीका के अंदर। यूरोपीय जो ताकतें थी इन्होंने अफ्रीका के अंदर दो कानून बनाए। एक कानून में क्या किया, इन्होंने भारी कर लगा दिया, यानी इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम यहाँ के जो लोग हैं उन पर भारी कर लगा देते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम भारी कर लगा देंगे तो इनको वो कर चुकाना पड़ेगा, उसके लिए इनको काम करना ही करना
पड़ेगा और वो हमारे पास काम करने आएंगे, तो उससे हमारे क्या फायदा हो जाएगा, उससे हमारे ये फायदा हो जाएगा कि हमें मजदूर मिल जाएंगे। दूसरा क्या किया कि एक पिता का एक ही उत्तराधिकारी होगा। एक पिता का एक ही उत्तराधिकारी होगा, यानी इसका मतलब क्या था कि अगर एक पिता है उसके 3 बच्चे हैं, तो भारत में जैसे अपना अगर यहाँ की बात करें तो हमारे क्या होता है कि वो संपत्ति जो है उसके पास जो धन है वो 3 भागों में बटेगा। अगर एक पिता के 5 बच्चे हैं तो उसके 5 बेटों में बटेगा। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि अगर एक पिता के 5 बेटे हो, चाहे 8 हो, चाहे 1 हो, संपत्ति जो है वो सिर्फ एक को ही मिलेगी। तो और जो बच जाएंगे वो क्या करेंगे, एक खेत है उसमें पहले तो सब काम कर रहे थे, अब कह दिया कि एक बाप है तो उसके एक बेटे को ही मिलेगा, बाप तो एक ही हुआ, बेटा ही बड़ा सारा हुआ। तो अगर एक पिता जो है वो अपनी संपत्ति सिर्फ एक बेटे को ही दे सकता है, तो अब जो बच गए वो क्या करेंगे, तो इन्होंने देखा जो बच गए हैं वो अपने आप ही जो है हमारे पास में काम करने के लिए आ जाएंगे। यानी इन्होंने ये दिमाग लगाया कि एक तो इन पे कर लगा दो, अगर कर लगा देंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि इनसे कर चुकेगा नहीं, और इसके लिए इनको झक मार के हमारे पास काम करने आना पड़ेगा। दूसरा ये नियम लगा दिया कि एक जो पिता है वो अपने जो संपत्ति है वो एक बेटे को ही देगा, उसका एक उत्तराधिकारी ही होगा। अन्य जो है उनको जो बच जाएंगे तो उनके पास उनको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए, तो वो हमारे पास काम करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों से ही कुछ खास फायदा हुआ नहीं। अफ्रीका बोला कि सो जाओ, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसी प्रकार से खेत में काम करेंगे। पर वही बात, यूरोपियों की किस्मत जो है वो हमेशा ही इनके साथ रहती है। जैसे अमेरिका में इनके साथ थी और इनके कारण एक बीमारी गई थी, ठीक उसी प्रकार अफ्रीका में भी यूरोपियों के साथ एक बीमारी गई थी जिसका नाम था रीडर पेस्ट, और जिसको दूसरे नाम है उससे जाना जाता है वो है मवेशी प्लेग, इस नाम से भी जाना जाता है। रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग ये बीमारी गई थी इनके साथ में, क्या इनके अंदर गई थी? नहीं, यूरोप के जो सैनिक थे इनके लिए आपको पता भी मांस तो जाता ही था खाने के लिए, वो जाता था एशियाई जानवरों से, यानी एशिया जो है हमारा वो यहाँ पर जो जानवर बेचता है उनसे जो है वो मांस जाता था। उसमें कोई एक जानवर ऐसा निकल गया था जिसकी रीडर पेस्ट नामक बीमारी हो गई थी, और ये बीमारी पूरे अफ्रीका में फैल गई थी। अब आपको पता कि अफ्रीका के जो लोग थे वो 2 ही काम करते थे, या तो खेती करते थे या पशु चराते थे। अब पशुओं के अंदर ये बीमारी फैल गई, और ऐसे नहीं कि फैल गई जिसमें कुछ पशु मर गए या कुछ थोड़ी बहुत हानि हो गई। ये बीमारी इस कदर फैली कि इसको जब तक कंट्रोल किया जाता तब तक 90% जो पशु थे वो खत्म हो चुके थे, यानी 90% पशु जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अब आप बताओ ये आधे टूट गए नहीं टूट गए, कि आपके पास 100 रुपए हैं उसमें से 50 तो आपके पास हैं और 40 रुपए आपके खराब हो गए सीधे सीधे। 2 ही तो काम करते थे, पशु खेती तो बच गई, लेकिन पशु पूरे के पूरे खत्म हो गए। 100 में से अगर 90 पशु खत्म हो गए तो कितने बच गए? 10। और यहां पर यूरोपीय ताकतों को मिल गया मौका, और इन्होंने क्या किया, इनको भी जो है वो जब्त कर लिया, यानी इन पर भी कब्जा जो है कर लिया कि भाई 100% को तो नहीं ले सकते, 90 तो गए, 10 बचे। इनमें से भी आधे जानवरों को इन्होंने क्या किया, अपने अंडर में कब्जा कर लिया। तो देखो सीधे का सीधा आधा जो इनका काम है वो काम खत्म हो गया। अब इन जिन लोगों का ये आधा काम खत्म हो गया उनके कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब उनको मजबूरी में किसी न किसी के नीचे काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसलिए जो है अफ्रीका जो है वो इन ताकतों का गुलाम हो गया था। इस प्रकार से जो है अफ्रीका को गुलाम बनाया गया था, यानी अमेरिका और अफ्रीका ये दोनों किस्मत के मारे थे, और यूरोपियों की किस्मत जो उनके साथ दे रही थी। इस कारण वहां पर चेचक के कारण और यहाँ पर रीडर पेस्ट के कारण जो है ये अफ्रीका जो है वो इनका गुलाम हो गया था। तो आज जो है अब हम इतना ही पढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा रही तो कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।